Welcome back, dear students. Let us today we get started with class 9th week's the very first chapter, that is what is democracy and why democracy. In class 8 you have studied about democratic politics, but in this class 9th we will study democratic politics from the broader perspective. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें यहां पर दो टर्म्स दी हुई है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी को समझने के बाद ही अगर हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक मॉडल इज द बेस्ट गवर्नेंस मॉडल, उसके बाद ही हम वाई डेमोक्रेसी का जो यहां पर क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमने दो इमेजेस दी हुई हैं, दो इमेजेस हमने पॉलिटिकल लीडर्स के यहां पर पेस्ट किए हुई हैं, और ये कुछ वो एग्जाम्पल्स हैं जब हम डेमोक्रेसी को सही तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो इन ही एग्जाम्पल्स की मदद से हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट किस रूलर की है और यहाँ पर जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कौन सा रूलर है, या यहाँ पर कौन सा रूलर वो है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है और कौन सा रूलर वो है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हमने जो सब टॉपिक्स दिए हुए हैं इस चैप्टर की उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के पहले हमने समझना है व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से क्या मुराद है। उसके बाद जब हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं उसके बाद ही हम जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं उसको हमने समझना है। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी में ज़रूरी होता है कि जो मेजर डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के ज़रिए ही लिए जाएं। डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से भी जानते हैं। डेमोक्रेसी में जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स होना चाहिए। और साथ ही साथ उसके बाद जब हम इसे समझ पाते हैं डिफरेंट डेफिनेशंस वर्ल्ड कंट्रीज की जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उनको हम यहाँ पर रिलेट करते हैं, उसके बाद हम समराइज कर पाएंगे कि व्हाट आर द एब्सोल्यूट फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसके बाद इन फीचर्स को समझने के बाद हम यहां पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे, जो आर्ग्यूमेंट्स या तो डेमोक्रेसी के खिलाफ भी हो सकते हैं या तो डेमोक्रेसी के फेवर में हो सकते हैं। और उसके बाद ये जो डेमोक्रेसी है इसको पढ़ने के बाद हमने यहां पर जस्टिफाई ये करना है क्या डेमोक्रेसी इज ओनली ए मॉडल ऑफ गवर्नेंस और इट इज ऑल्सो ए वे ऑफ लाइफ। तो ये जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें हमने समझना है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक मॉडल जो है ये एक गवर्नमेंट को चलाने का ही मॉडल नहीं है बल्कि इट इज ऑल्सो ए वे ऑफ लाइफ। और ये जो सभी सब टॉपिक्स हैं इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहां पर एक बात हमें समझ आई कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, लेकिन यहां पर जो रूलर्स होते हैं ये जो रूलर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहां पर हमें यहां समझ आया कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स रूल करते हैं वो लोगों के जरिए ही इलेक्ट किए जाते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझने के बाद हम क्लियरली सेपरेट कर पाएंगे कि कौन सी गवर्नमेंट सिस्टम वो है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम है और कौन सी गवर्नमेंट सिस्टम वो है जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। दस वी कैन क्लियरली सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहां पर हमें यह भी समझ आता है कि जब डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो लोगों के जरिए इलेक्ट की जाती है, तो इसे हम पीपल्स रूल के नाम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि द एब्सोल्यूट पावर रेस्ट्स विद द पीपल। जो एब्सोल्यूट पावर, जो सॉवरेन पावर डेमोक्रेसी में होता है वो लोगों के पास ही होता है, लेकिन ये एक
कंप्लीट डेफिनेशन डेमोक्रेसी की नहीं है। क्यों? बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। अगर हम बस इतना याद रखते हैं कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे लोगों के जरिए, तो तब हम शायद यहां पर भी इलेक्शन होते हैं उन सभी कंट्रीज को हम डेमोक्रेसी का नाम दे सकते हैं। लेकिन ये यहां पर तरीका डेमोक्रेसी का समझने का नहीं है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमने पढ़ा था। वहां पर जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 लाई जाती है, उसके जरिए वहां पर जो वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन जो 25 एंड अबो थी उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। और उसके बाद वहां पर कंसेप्ट ऑफ पैसिव एंड एक्टिव सिटीजन दिया जाता है। इसका मतलब हुआ ये कि वहां पर जो गवर्नमेंट होती है, वहां पर जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड ही होते हैं, लेकिन पूरी कंट्री को उस रिप्रेजेंटेशन में, उस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो हम उसे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का नाम नहीं दे सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने ली हुई है, उन एग्जाम्पल्स की मदद से हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि सभी जहां पर इलेक्शन होते हैं इनको हम क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नाम नहीं दे सकते हैं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। We need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one। तो यहां पर सही तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद हमने क्लियरफुली डिस्टिंग्विश करना है कि एक वो कंट्री है जो डेमोक्रेटिक मॉडल्स पर रन कर रही है और सही तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है, लेकिन एक वो कंट्री है जो सिर्फ दिखावा करती है कि हम भी डेमोक्रेसी है और यहां पर भी डेमोक्रेटिक मॉडल्स या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के मुताबिक ही कंट्री को गवर्न किया जाता है। मींस डेमोक्रेसी के समझने मींस कि डेमोक्रेसी को समझने के बाद ही हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सी गवर्नमेंट सही तरह से डेमोक्रेसी है और कौन सी गवर्नमेंट प्रिटेंड कर रही है कि हम भी डेमोक्रेटिक हैं। तो ये हम किस तरह से और क्यों करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, we can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government। तो ये जो डेफिनेशन दी हुई है नीचे, इसमें हमने हर एक पॉइंट को समझना है और उसके बाद जो एब्सोल्यूट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है उनको हमने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, तभी हम सही तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से अलग कर पाएंगे। अब यहां पर हमने क्लियरली लिखा हुआ है और इसको समझने के बाद हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये भी डिफरेंट तरह की हो सकती है। आइदर is this presidential form of government, is this parliamentary system of government, is this monarchical system of government, is this aristocratic system of government। और उसके बाद जो जो रूलर्स होते हैं कौन से तरह के रूलर्स हैं, क्या ये रूलर्स इनके पास हेरिडिटी पोजीशन है, क्या ये रूलर्स इलेक्टेड होकर आते हैं, क्या ये रूलर्स हेरिडिटी पोजीशन के जरिए ही बनते हैं, और इलेक्टेड बाय द पीपल, क्या ये जो लोग हैं इलेक्टेड है, मीन्स कि ये जो इलेक्टेड है, आइदर क्या ये इलेक्टेड हैं जस्ट लाइक फ्रांस में जिस तरह से एक लिमिटेड पॉपुलेशन को फ्रेंचाइज दिया गया था उस तरह से इनका इलेक्शन होता है, और किस तरह के लोग और किस तरह के लोग हैं जो इस गवर्नमेंट को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दस वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड दीज बोल्ड एंड राइट टर्म्स। और जब हम इन बोल्ड एंड राइट टर्म्स को सही तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हैं तभी हम सही तरह से जो डेमोक्रेसी का जो ब्रॉड मीनिंग है उसको हम सही तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अभी हम कुछ एग्जांपल समझते हैं डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज की जो खुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के नाम से पुकारते थे, लेकिन कुछ वो वायलेशन हो रही थी डेमोक्रेटिक फीचर्स की। उसके बाद ही हम सही तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डेमोक्रेसी हम किसे कहते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कौन कहलाती है। फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इन ए डेमोक्रेसी द मेजर डिसीजंस
or taken by elected leaders means major decisions by elected leaders। डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि जो डिसीजंस हैं, जो लॉ मेकिंग पॉलिसी है, ये कोई आम इंसान नहीं ले सकता है, बल्कि दोज हु आर इलेक्टेड लीडर्स, हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वही ये डिसीजंस ले सकते हैं। तो अब सही तरह से हमें समझ आया कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी हम सिर्फ उस गवर्नमेंट को ही कह सकते हैं जहां पर जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे लोगों के जरिए, और इन लोगों के बिहाफ पर ही जो मेजर डिसीजंस हैं वो लिए जा सकते हैं। तो एग्जांपल यहां पर हम ली हुई है हमने। इन अक्टूबर 1999 पाकिस्तान में क्या हुआ था, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप। तो यहां पर एक मिलिट्री कूप जनरल परवेज मुशर्रफ के जरिए स्टार्ट किया जाता है, और यहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ। और ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, ही ओवरथ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। फिलहाल के लिए आप समझेंगे कि यहां पर जो जनरल परवेज मुशर्रफ फिलहाल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ही बनते हैं, लेकिन यहां पर लोगों का सपोर्ट इनके पास अवेलेबल नहीं था। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर थी उसे ओवरथ्रो किया जाता है जनरल परवेज मुशर्रफ के जरिए, और खुद को यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है कंट्री का। उसके बाद अपनी पोजीशन को लिजिटिमेट बनाने के लिए ही चेंज्ड later he changed his designation to president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। उसके बाद खुद की पोजीशन को लेजिटिमेट या लीगल बनाने के लिए खुद ये डिजिग्नेशन चीफ एग्जीक्यूटिव से चेंज करके प्रेसिडेंट का इंतखाब करते हैं, प्रेसिडेंट की डिजिग्नेशन इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली 2002 में यहाँ पर ये एक रेफरेंडम करवाते हैं पूरी कंट्री में, जिसके ज़रिए से जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं कि ये नए 5 साल के लिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए जाते हैं। अब ये रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम मीन्स जब पब्लिक ओपिनियन ली जाएगी इन यस और नो मैनर, मीन्स क्या आप चाहते हैं कि हम प्रेसिडेंट बने, कितने लोग चाहते हैं यस के हिसाब से वोट करेंगे, कितने लोग नहीं चाहते हैं नो के हिसाब से वोट करेंगे। तो यही रेफरेंडम कहलाता है, जिसे हम प्लेबिसाइट जिसे हम रायशुमारी के नाम से भी जानते हैं। तो फाइनली एक बार फिर आप याद रखो, परवेज मुशर्रफ ने यहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, उसके बाद खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया, उसके बाद खुद की पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए खुद को प्रेसिडेंट का नाम दिया, उसके बाद इस प्रेसिडेंशियल उसके बाद इस डिजिग्नेशन को लीगलाइज करने के लिए रेफरेंडम 2002 में किया जाता है, और 5 साल के लिए यहां पर प्रेसिडेंट बनते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ। तो अब आप यहां पर समझ सकते हो कि यहां पर फिलहाल के लिए ये जो रूलर हैं ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रूलर नहीं था, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम। तो अब जो सोशल एक्टिविस्ट्स थे, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी अंडर द लीडरशिप ऑफ द नवाज शरीफ, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं इस रेफरेंडम के खिलाफ। उसके बाद यहाँ पर जो जनरल परवेज मुशर्रफ है ये एक लीगल ऑर्डर पास करते हैं, उसके बाद ये अपनी पोजीशन को लीगलाइज करते हैं। फाइनली एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया जाता है जनरल परवेज मुशर्रफ के जरिए 2002 में। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को परवेज मुशर्रफ अमेंड करते हैं। 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के मुताबिक प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रेसिडेंट यहां पर एक डिक्लेरेशन पास करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, और यहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाते हैं इस अमेंडमेंट के जरिए कि जो नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं, मीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, उसको यहां पर प्रेसिडेंट के जरिए डिसमिस किया जा सकता है, जो इंडिया में भी है अंडर आर्टिकल 352। लेकिन जब यहां पर इमरजेंसी हो आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, तब ही यहां पर पावर आ जाता है प्रेसिडेंट के पास टू डिक्लेयर इमरजेंसी। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, और प्रेसिडेंट खुद के पास पावर नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस करने का रखते हैं। एंड फाइनली
जो सिविलियन कैबिनेट वहां पर हुआ करता था, जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, अब वहां पर इसको सुपरवाइज करेगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होगा, ये कोई इलेक्टेड काउंसिल नहीं होगा, इसमें डोमिनेशन होगी मिलिट्री ऑफिसर्स की। मीन्स कि यहां पर जो ये सिविलियन कैबिनेट इलेक्टेड कैबिनेट होगा, ये तो होगा वहां पर, लेकिन इसको सुपरवाइज करेगा एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। मीन्स इसका जो फाइनल डोमिनेटिंग पावर रहेगा वो मिलिट्री लीडर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास रहेगा। फिर भी ये डेमोक्रेटिक मैनर नहीं है। उसके बाद अकॉर्डिंगली इलेक्शंस भी हो रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन but the final power rested with the military officers and the general Musharraf himself। जो स्टेट इलेक्शंस भी वहां पर हुआ करते थे, सेंट्रल इलेक्शंस भी हुआ करते थे, लेकिन फाइनल से जो हुआ करता था वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास था, या खुद जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उनके पास थे। तो तब हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो सिस्टम यहां पर लाया गया, ये एक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम में लाया गया। तो एनालाइज के तौर पर हम समझ सकते हैं कि बताइए वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, बताइए। तो अगर जनरल परवेज मुशर्रफ कंट्री के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो प्रेसिडेंट तो इलेक्टेड ही होता है, प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है। तो यहां पर हम तो यहां पर हम परवेज मुशर्रफ को क्यों नहीं एक डेमोक्रेटिक रूलर का नाम दे सकते हैं? वाई? बिकॉज इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट्स विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जरूरी है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, ये उसके पास होता है जो इंडिविजुअल्स या जो लीडर लोगों के जरिए इलेक्ट किया गया हो। तो तब हम यहां पर ये एनालाइज कर सकते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ वाज नॉट एन इलेक्टेड लीडर, एंड दैट इज वाई उसे हम डेमोक्रेटिक लीडर के नाम से या डेमोक्रेटिक रूलर के नाम से नहीं यहां पर देख सकते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी का पहला फीचर है कि इन ए डेमोक्रेसी the major decisions are taken by the elected leaders. There Parvez Musharraf was not an elected leader, and finally he cannot be called a democratic leader। अब जो दूसरा फीचर डेमोक्रेसी का है, दैट इज देयर मस्ट बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इलेक्शन होने चाहिए इन फ्री एंड फेयर मैनर में। तो यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना लाजमी है। तो यहां पर हम चाइना की एग्जांपल हमने यहां पर ली हुई है। चाइना खुद को यहां पर प्रोपिगेट कर रहा है कि चाइना इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम जज करते हैं आइदर चाइना इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। फॉर एग्जांपल चाइना में क्या हो रहा है? Elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament। फिलहाल के लिए ठीक है कि चाइना में हर 5 साल के बाद इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, और वहाँ का जो कंट्री का पार्लियामेंट और वहाँ पर कंट्री का जो पार्लियामेंट होता है उसे इलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आप याद रखोगे, चाइना के पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, जिस तरह से इंडियन पार्लियामेंट को संसद के नाम से कहा जाता है। अब चाइना के केस में क्या है? द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब ये जो पार्लियामेंट है, इसके जरिए ही जो चाइना का प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया जाता है। अब ये जो पार्लियामेंट है, इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। फिलहाल के लिए भी ठीक है, चाइना के पार्लियामेंट की सिटरंगत 3000 है, मीन्स 3000 मेंबर्स इलेक्टेड होकर आते हैं पूरी चाइना से, और वो एक पार्लियामेंट चाइना का जैसे हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 3000 मेंबर्स के जरिए। लेकिन बिफोर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन जो भी वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, चाइना की एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है जिसे हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल होना चाहिए एक कैंडिडेट के पास, तब ही वो वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं है। इंडिया में कोई इंडिविजुअल जिसकी 25 ईयर्स ऑफ एज हो वो लोकसभा इलेक्शन या लेजिस्लेटिव इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन चाइना में क्या है कि कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है, उससे पहले अप्रूवल, उससे पहले नॉमिनेशन मिलनी चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए।
only those who are members of the Chinese Communist Party are allowed to contest an election. अब इंडिया में कोई भी या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है, वो यहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चाइना के केस में आप याद रखोगे कि जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, बस यही एक पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए अलाउड है कि ये यहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्मड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहां पर जब भी गवर्नमेंट बनेगी यहां पर मेंबर्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एक ही रहेगी। यहां पर कभी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल नहीं कर सकती है कंट्री को। लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर भी हमें समझ आ रहा है कि चाइना में डेमोक्रेटिक मैनर में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए जाते हैं। और पहले हम यहां पर जो मैक्सिको है इसके एग्जाम्पल को समझ, उसके बाद दोनों एग्जाम्पल्स को रिलेट करने के बाद हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मैक्सिको यहां पर क्या होता है, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 में जो मैक्सिको है इनको यहां पर इंडिपेंडेंस मिली हुई है। द मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर। इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं हर 6 साल के बाद। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर समझा कि पीरियाडिकल इलेक्शन होते हैं मैक्सिको में सिंस 1930, हर 6 साल के बाद। द कंट्री हैड नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और ए डिक्टेटर रूलर। तो इस कंट्री में आप याद रखोगे कि यहाँ पर ये जो कंट्री है ना ही इन्होंने कभी मिलिट्री रूलर को विटनेस किया हुआ है, या हम कहेंगे कभी इन्होंने डिक्टेटर रूल यहाँ पर विटनेस नहीं किया हुआ है। बट until 2000 every election was won by a party called PRI, that is Institutional Revolutionary Party। लेकिन since 1930 till 2000 जब भी यहां पर इलेक्शन हुई है सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज पीआरआई, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से भी याद रखेंगे। यही एक पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यूअसली 70 ईयर्स तक यहां पर इलेक्शन जीती आई है और कंट्री को रूल करती आई है। अब आप कहोगे सर इसमें भी कोई गलती नहीं है, इंडिया में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ही रूल करती आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1967, जिसे हम कांग्रेस सिस्टम या अम्ब्रेला कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। नहीं, इंडिया में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस only Congress was able to manage an absolute majority। that is why in India कांग्रेस की ही गवर्नमेंट आती थी। तो यहां पर क्या हो रहा था, what is now wrong in this case? In this very case, the PRI, that is Institutional Revolutionary Party, was known to use dirty tricks to win an election। यहां पर ये जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मैक्सिको थी सिंस 1930 टिल 2000 यहां पर ये रूल करती आई है। लेकिन यहां पर ये क्या करते थे, डर्टी ट्रिक्स मींस मॉल प्रैक्टिसेस यहां पर इस्तेमाल की जा रही थी, धांधलियां की जा रही थी। यहां पर बैलेट बॉक्सेस को चेंज किया जा रहा था, पोलिंग बूथ्स को हाईजैक किया जा रहा था, मींस डिफरेंट पॉलिटिकल डर्टी ट्रिक्स का यहां पर इस्तेमाल किया जाता था। तब ही 70 ईयर्स तक ये यहां पर कंट्री में रूल कर पाई थी। तो सही तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर दूसरी स्लाइड पर आते हैं। तो अब हमने यहां पर दोनों केसेस को अंडरस्टैंड किया। चाइना के केस में भी हमने समझा कि यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं है। तो मैक्सिको के केस में भी हमने यहां पर समझा कि यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं है। दस should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers? क्या इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझने के बाद ये हम कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर और लोग इलेक्ट किए और लोगों के जरिए यहां पर रूलर्स इलेक्ट किए जाते हैं? व्हाट कैन वी कंक्लूड? तो अब असल एग्जाम्पल क्या है, क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम किसे कह सकते हैं, क्या यहां पर होना चाहिए? A democracy must be based on a free and fair election, while those currently in power have a fair chance of losing an election। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो इस वक्त कंट्री में रूल कर रहे हैं उनके पास भी एक फेयर चांस होना चाहिए कि वो इलेक्शन को लूज भी कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ इंडिया।
यहां पर क्या था, यहां पर कांग्रेस सिस्टम चल रहा था फ्रॉम 1951 टिल 1967। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस सिस्टम वाज रिप्लेस्ड और यहां पर जनता पार्टी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। मींस कि यहां पर एक रूलिंग पार्टी के पास फेयर चांस होना चाहिए इलेक्शन को लूज करने का, लेकिन इन दिस वेरी केस एंड इन दिस वेरी केस यहां पर कोई फेयर चांस दिख ही नहीं रहा था। तो तब हम इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम से नहीं जान सकते हैं। तो दूसरा फीचर हमने क्या समझा, कि एक तो हमने समझा कि जो मेजर डिसीजंस इन ए डेमोक्रेसी हैं वो इलेक्टेड रूलर्स के जरिए ही लिए जा सकते हैं। दूसरा ये कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, तभी हम उसे डेमोक्रेसी का नाम दे सकते हैं। थर्ड फीचर को हम समझने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, मीन्स कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट होना चाहिए एंड एवरी वोट मस्ट कैरी द इक्वल वैल्यू। मीन्स दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहा जाता है कि लगभग ये जो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का पॉलिटिकल कंसेप्ट है, परहैप्स सभी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उन्होंने इस मॉडल को, इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ डिनाइल इक्वल राइट वोट। उसके बाद भी कुछ वो कंट्रीज हैं जो खुद को डेमोक्रेटिक कंट्रीज का नाम देते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस वहां पर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। समझने की हम कोशिश करते हैं। Until 2015, in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. तो सऊदी अरबिया में क्या हो रहा था, 2015 तक यहाँ की जो फीमेल पॉपुलेशन थी उनके पास वोटिंग राइट नहीं थे। तब हम ये भी कह सकते हैं कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 326 में दिया गया है, वो फिलहाल के लिए 2015 तक सऊदी अरबिया में अप्लाई नहीं हो रहा था। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया एक रशिया की नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पर कहा जाता है कि इन्होंने अपने सिटीजनशिप रूल्स इस तरह से फ्रेम की हुई है कि यहाँ पर जो रशियन माइनॉरिटी है, मीन्स रशिया के जो इनहेबिटेंट्स माइनॉरिटी में एस्टोनिया कंट्री में है, ये रशियन माइनॉरिटी सही तरह से अपने वोट का सही इंतखाब नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है एस्टोनिया में। फिर हम ये कह सकते हैं कि एस्टोनिया जो नेबरिंग कंट्री ऑफ रशिया है, यहाँ पर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। At the same time, in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fijian has more value than that of an Indian Fijian। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप कहोगे सर ये इंडियन फिजियन यहाँ पर कहाँ पहुंचे हैं। ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा कि जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो प्लांटेशन वर्कर्स को हायर कर रहे थे, तो इसी तरह से फिजी एक आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ पर भी प्लांटेशन ओनर्स के जरिए प्लांटेशन वर्कर्स को हायर किया गया था एंड बाय द कोर्स ऑफ टाइम वो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, तो वो इंडियन ओरिजिन फिजियन कहलाते हैं। तो फिजी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से फ्रेम की हुई है कि यहाँ का जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, जो ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ फिजी का है उसके वोट का वैल्यू ज्यादा है, और जो इंडियन फिजियन है, मींस जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ फिजी नहीं है, इंडिया का रहने वाला था अब सेटल हुआ है फिजी में, उसके वोट का वैल्यू फिजियन रेजिडेंट के वोट के वैल्यू के बराबर नहीं है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो कंक्लूजन के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं, Thus, democracy is based on a fundamental principle of political equality। तो डेमोक्रेसी का थीम ही है, डेमोक्रेसी का कोर ही है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। डेमोक्रेसी के जरिए हम इकोनॉमिक इक्वलिटी को प्रोपेगेट नहीं कर सकते। हम हर एक इंडिविजुअल के पास दौलत नहीं ला सकते, हर एक इंडिविजुअल को पैसा नहीं दे सकते, इकोनॉमिक इक्वलिटी को हम नहीं ला सकते, लेकिन पॉलिटिकल इक्वलिटी इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये यहां पर हमें ना ही फिजी में, ना ही एस्टोनिया में, ना ही सऊदी अरबिया में 2015 तक दिख रहा था।
तो अब यहां पर कंक्लूजन क्या निकल रहा है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का। इन एन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी हम उसको नाम दे सकते हैं जहां पर जो पूरी एडल्ट पॉपुलेशन होती है, जस्ट लाइक इन इंडिया एट द एज ऑफ 18 और अबो, हर एक के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। एज इन द केस ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 326 वी हैव बीन यूनिवर्सली गिवन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एंड यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल चाहे प्राइम मिनिस्टर वोट कास्ट करे और छोटे से छोटा पर्सन ही क्यों न वोट कास्ट करे, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है यहाँ पर वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट एप्लीकेबल है। फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। यहां पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए एंड रेस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिम्बाब्वे अटेंडेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। यहां पर आप देख सकते हो कि अफ्रीका के साउथ में ये जो जिम्बाब्वे है, ये एक वो कंट्री है जहां पर वाइट माइनॉरिटी रूल कर रही थी और यहां पर जो ब्लैक हैं वो मेजॉरिटी में थी। बट इन 1980 में क्या होता है कि ये जो जिम्बाब्वे है इनको यहाँ पर इंडिपेंडेंस गेन होती है वाइट माइनॉरिटी से। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जानु पीएफ द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूलड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। अब जानु पीएफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल यहां पर जिम्बाब्वे की लड़ी और इसका जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे। अब जब से इंडिपेंडेंस इनको मिली हुई है 1980 से, तब से यहां पर रूल करते आए हैं। फिलहाल के लिए यहां पर हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट मुगाबे एक पॉपुलर लीडर था, एक पॉपुलर पार्टी से बिलोंग करता था और पॉपुलर वोट पॉपुलर सपोर्ट लोगों का इनके पास अवेलेबल था, तो ये यहां पर रूल कर सकते थे। लेकिन elections were held regularly and always won by the ZANU PF। यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर इलेक्शन रेगुलरली हुआ करते थे, लेकिन हर वक्त ये जो ZANU पॉलिटिकल पार्टी थी, द ओनली पॉलिटिकल पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल वाज in a position to get the majority and rule the country continuously since 1980। तो अब इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि इंडिया में भी जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी इसको यहां पर मेजॉरिटी मिली थी आफ्टर इंडिपेंडेंस सिंस 1950 टिल 1967, क्योंकि पॉपुलर पार्टी थी, पॉपुलर लीडर्स थे और जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसका अहम रोल था। तो इसी तरह से ये जो रॉबर्ट मुगाबे थे ये भी यहाँ पर एक पॉपुलर लीडर थे। लेकिन अब इस केस में हमने क्या समझना है, President Mugabe was a popular but also used unfair practices in the elections। लेकिन यहाँ की केस में कुछ डिफरेंट है। अगर जो प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे एक पॉपुलर लीडर था, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए यहाँ पर जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, मॉल प्रैक्टिसेस हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता था रॉबर्ट मुगाबे या जानु पीएफ पॉलिटिकल पार्टी के जरिए। His government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable। अब ये जो रॉबर्ट मुगाबे है ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता था और कॉन्स्टिट्यूशन को इस हिसाब से चेंज किया जाता था कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट ज्यादा रहा करते थे और खुद को ये लेस अकाउंटेबल मीन्स खुद को ये कम जवाबदेह रखता था और ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये कंटिन्यूअसली रूल करता आ रहा था। अब यहां पर जो अपोजिशन पार्टीज हुआ करती थी या अपोजिशन वर्कर्स हुआ करते थे, इनको यहां पर हिरास किया जाता था और इनकी जो मीटिंग्स थी उनको डिसरप्ट किया जाता था, मीन्स ये एक अनडेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हुआ करता था। पब्लिक प्रोटेस्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब जो पब्लिक प्रोटेस्ट्स हुआ करते थे अगेंस्ट द रूल ऑफ द रॉबर्ट मुगाबे, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, उन्हें इलीगल डिक्लेयर किया गया, उन डेमोन्स्ट्रेशन को सप्रेस किया जाता था। फिलहाल के लिए आप याद रखोगे इन इंडिया राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। लेकिन ये जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता था गवर्नमेंट के खिलाफ, उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर सप्रेस किया जा रहा था जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट के जरिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टीज वर्जन। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर सेंसरशिप एप्लीकेबल था,
यहाँ पर जो टेलीविजन था, यहाँ पर जो रेडियो था, यहाँ पर जो प्रेस था, उनके पास आज़ादी नहीं थी कि वो सही पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। इसका मतलब हुआ कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड था। तो इसको भी हम डेमोक्रेटिक पैटर्न या डेमोक्रेटिक मेथड नहीं समझ सकते हैं। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड द जजेस। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ करता था कि जो जुडिशरी वहाँ की थी, तो जुडिशरी के जजमेंट जो हुआ करते थे उन्हें वहाँ पर गवर्नमेंट इग्नोर करती थी। मीन्स कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 है जहाँ पर दिया हुआ है कि सेपरेशन एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जुडिशरी इंडिया में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन और साथ ही साथ हम ये कहेंगे एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। और यहाँ पर जो अकॉर्डिंगली आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया हुआ है जुडिशरी को, लेकिन वो सभी पावर्स, वो सभी प्रोविजंस यहाँ पर जिम्बाब्वे में एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। तो गवर्नमेंट के जरिए कोर्ट जजमेंट्स को इग्नोर किया जाता था और जो जजेस हुआ करती थी उनको प्रेशराइज करके गवर्नमेंट वर्जन या गवर्नमेंट का सपोर्ट करने के लिए प्रेशराइज किया जाता था। फाइनली इसका एंड रिजल्ट लास्ट पर ये निकलता है कि रॉबर्ट मुगाबे वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। तो जो रॉबर्ट मुगाबे थे सिंस 1980 till 2017 he ruled the Zimbabwe and used the many unfair practices to be as the president of India and many at times amended the constitution to make him less accountable and many at times pressurized the opposition parties belonging to many other political parties, implemented censorship laws and restricted freedom of press, and most important and many at times violated the constitutional provisions that gave independence a separate and an independent authority. And finally, because of these many undemocratic methods, he was forced out of office in 2017। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या समझा कि एक डेमोक्रेसी में जरूरी है, एक डेमोक्रेसी में जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और सिटीजन्स के राइट्स की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। तो अब हम इसको एनालाइज करके क्या समझ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स होना जरूरी है। क्यों? एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे के केस में हमने क्या समझा और क्या नहीं पाया। हमने यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, तो सीधी बात है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स को ही हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का नाम नहीं दे सकते हैं। क्यों? जस्ट लाइक जिम्बाब्वे पॉपुलर गवर्नमेंट ही थी, पॉपुलर लीडर ही था, लेकिन वो एक अनडेमोक्रेटिक लीडर था। और साथ ही साथ पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर जो खुद को पॉपुलराइज करके लोगों का सपोर्ट लेते हैं वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं। It is important to look at the election, but it is equally important to look before and after the election। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में भी करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद भी हमने अकाउंटेबल रहना है, इलेक्शन के बाद भी हमने लोगों के राइट्स की वायलेशन नहीं करनी है, इलेक्शन के बाद भी हमने रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ही कंट्री को गवर्न करना है। तो कंक्लूड के रूप में हम क्या समझते हैं कि a democratic government rules within the limit set by the constitutional law and citizens rights। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम उसी को कह सकते हैं कि जहां पर रूल किया जा सकता है उन लिमिट्स के अंदर अंदर, जो लिमिट्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जरिए सेट किए गए हों, और वहां पर जो सिटीजन्स के राइट्स होंगे, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स एज इन द केस ऑफ इंडिया अंडर पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। तो इस तरह से जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको हमने रेस्पेक्ट देना है। फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, अपोजिशन पार्टीज की को यहां पर सुप्रेस ना किया जाए। तो इन सभी रीजंस के जरिए ही हम एक पॉपुलर गवर्नमेंट या पॉपुलर लीडरशिप को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नाम नहीं दे सकते हैं, बल्कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब ही हो सकती है जब एक गवर्नमेंट रूल करे एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और सिटीजन्स के राइट्स की रेस्पेक्ट हो। फाइनली जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, इन सभी फीचर्स को हमने समझा, और अब इन सभी फीचर्स को समराइज करने के बाद हम क्या, हमारा जो एंड रिजल्ट है इस डेमोक्रेसी के फीचर्स समझने का, उससे हमें क्या सीख मिलती है। दस डेमोक्रेसी डेफिनेटली इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी सही में एक वही गवर्नमेंट कहलाई जाती है जहां पर जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे लोगों के जरिए, लेकिन इस डेफिनेशन में ये जो सभी फीचर्स हैं वो यहां पर अप्लाई होने चाहिए। फॉर एग्जांपल
मीन्स कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। वही रूलर्स जो इलेक्ट किए जाएंगे लोगों के जरिए वही कंट्री के मेजर डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ले सके। साथ ही साथ elections in a democracy offer a choice and fair opportunity to the people to change the current leaders। अब ये जो पीरियाडिकल इलेक्शन रखा हुआ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में, ये जरूरी है क्योंकि इसके जरिए एक चॉइस और एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को कि वो करंट लीडरशिप को, करंट पॉलिटिकल पार्टी को, करंट गवर्नमेंट को चेंज करके नए लीडर्स का इंतखाब कर सकते हैं, नए रिप्रेजेंटेटिव्स का इंतखाब कर सकते हैं। This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis। तो यहां पर क्या होना चाहिए, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, मीन्स कि सभी इंडिविजुअल्स के पास ये जो चॉइस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये इक्वली अवेलेबल होना चाहिए ऑन इक्वल बेस। किसी भी सिटीजन को हमने रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपना पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज करते वक्त। साथ ही साथ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वल सिटीजन्स राइट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो एक्सरसाइज ऑफ चॉइस यहां पर हम देते हैं सिटीजन्स को अपना पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज करने के लिए, इसके जरिए जो एक गवर्नमेंट फ्रेम की जाती है उनके पास पावर्स लिमिटेड रहते हैं और वो जो पावर्स हैं, वो जो अपने पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वे अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए रूल्स फ्रेम किए गए हैं उन रूल्स के मुताबिक ही वो अपनी कंट्री में गवर्नेंस को आगे ले जाते हैं और साथ ही साथ जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनकी वायलेशन नहीं होती है, बट रेस्पेक्ट फॉर द सिटीजन्स राइट्स होता है। तो इस तरह से होप सभी जो कंसेप्ट्स थे डेमोक्रेसी के और डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ मॉडल के, इनको सही तरह से आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और अभी अब सही तरह से ये जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री में इलेक्शन हो वो डेमोक्रेटिक ही कहलाएगी। क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में होते हैं? अगर अब फ्री एंड फेयर मैनर में ही होते हैं, क्या इलेक्शन के बाद ये जो रूलर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रूल करता है? क्या सिटीजन्स के राइट्स की रेस्पेक्ट यहां पर होती है? अगर होती है उसके बाद ही हम सही तरह से यहां पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है। होप सभी जो कंसेप्ट्स थे रिलेटेड टू दिस वेरी टॉपिक आपने सही तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे। इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट, do write in the comment box, we will definitely respond in a very positive manner। So this was all in this today's video lecture। if you are new to this very channel, do subscribe the channel and do hit the bell icon so that whenever we upload a new video you may get our latest notification। this was all in this today's video lecture। we will be back in the next video lecture। till then stay blessed। Allah Hafiz, fi amanillah।